अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज मोहम्मद अनस। आज हमारी समिट जो कि समिट ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड इंडस्ट्री 4.0 उसके साथ मैं आपके सामने मौजूद हूँ और मेरे साथ है मुस्तफा रज़ाक साहब। मुस्तफा रज़ाक साहब जो है क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्ट सोल्यूशन एक्सपर्ट है और टेलीनॉर ग्लोबल के साथ एज ए टीम लीड काम कर रहे हैं। तो ये हमें क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में और क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या फ्यूचर है, इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, यूथ के लिए क्या कुछ है, ये सारी चीजों पे मजीद हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस सेशन में हमारे साथ रहिए। तो वेलकम करते हैं जी मुस्तफा रज़ाक साहब को। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। वालेकुम सलाम अनास, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत हूँ सर, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। Thank you very much to give me opportunity on this platform. सर थैंक यू वेरी मच फॉर It's योर nice honor for me. सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपने इतना स्पेशल टाइम निकाला हमारी यूथ के लिए, हमारे समिट के लिए। वी आर वेरी मच ऑब्लाइज्ड टू यू। और जैसे कि आपको मालूम है कि हम ये सबमिट करवा रहे हैं समिट ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड इंडस्ट्री 4.0 पे। तो हमारा बेसिक फोकस ये है कि हमारी यूथ को एक अवेयरनेस दी जाए इंडस्ट्रियल फोर्थ रेवोल्यूशन जो आ रही है उसके बारे में। तो पहले तो मैं चाहूंगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें हमारे यूथ को, जो हमारे सुनने वाले, हमारे देखने वाले, उन्हें आप अपने बारे में बताएं, फिर आगे हम इन चीजों को प्रोसीड करते हैं सर। Yeah, thank you very much. Okay, so my name is Mustafa Razak and I am working as a architect, cloud or computer architect in Telenor Global Shared Services. I am also a technical lead of global SaaS application in Telenor Global Shared Services. And I have extensive experience in telecom industry from last 13 years, in which I have worked in and I have worked in infrastructure area, in application management, and cloud computing in Azure and Amazon. Okay. And currently, I am working with in infrastructure of cloud computing in Azure and Amazon, and also I'm working with the SaaS applications. Okay, The global applications. सर वेरी राइट। सर बड़ा अच्छा लगा सुन के आपका इतना लंबा चौड़ा जो इंट्रोडक्शन है। माशाल्लाह एक 13 इयर्स का एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है, जो कि और वो भी सारी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के साथ आपका एक्सपीरियंस। और क्लाउड कंप्यूटिंग में आपने जैसे बताया कि सर्टिफाइड है आप माशाल्लाह से AWS के, Azure के, ऑफिस 365 के। तो ये मेरा ख्याल है कि जो हमारे सुनने वाले जो यंगस्टर्स हैं जो हमें सुन रहे हैं, ये एक बड़ी अच्छी मोटिवेशन है उनके लिए कि पाकिस्तान में जो लोग कहते हैं कि जी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, सीखने के मौके नहीं है, तो आप जैसे लोग, मेरा ख्याल है कि ये यूथ के लिए, यंगस्टर्स के लिए एक अच्छी मोटिवेशन है। तो सर बताइएगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, और ये सेशन में हम इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो पहले तो आप मुझे बताइए कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, और इससे आप हमारी इस जो जैसे अब पाकिस्तान डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे इसका फ्यूचर क्या देखते हैं सर? तो सर मुस्तफा सर, आई थिंक इट्स बेटर कि चूंकि ये समिट हमने सिर्फ एक अवेयरनेस ही नहीं बल्कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है, तो मेरा ख्याल है बेटर होगा कि आप यूथ को ये बता सकें कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्ट क्या है, इसकी सिक्योरिटी क्या है। तो सर काइंडली इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा। What I am trying to convey, I'm trying to teach or to our youth that uh, I will share some knowledge, the technical knowledge also for the Azure or Amazon cloud computing architecture. That what is the architecture, how we can secure it, and at the end we will talk about the opportunities in Pakistan and over the globe for the cloud computing. Very right, sir. Okay, let's start. So the agenda is a high level that what we will do. We will discuss the high level cloud computing architecture. Then we will discuss the cloud architecture components. What components are required to create the cloud architecture? Yes. How we can design the architecture. What are the considerations when we design the architecture? We will discuss. We will discuss about the cloud computing security. Then, as a technical side, what I will show you how the Azure IaaS architecture for website. Okay. How it looks like, and then for a complex architecture, I will show you how we can
setup or how we can create a architecture for social media app. Okay. And then at the last, we will discuss the top career paths in cloud computing. Okay, sir. Uh, I will focus the Pakistani market in my presentation, but we can also discuss it about the globe, that how we can earn Okay, sir. and what are the career paths in cloud computing over the globe. Okay. So let's start. As I said that the cloud computing, you can also see the whole session taking in the past on the same platform, NIIS platform. So the cloud computing, what you do, the simple thing that you use the shared infrastructure or shared resources, and you can access these resources from anywhere through internet. So what you need the internet connection, and then you can get the cloud computing resources and you can utilize them. So Okay. these resources are your virtual machine, your network, your storage with databases, Okay. your applications, different applications you can work on it. So Mhm. these all are resources, the cloud computing resources, which you can use over the internet, and these are shared, बिल्कुल ठीक है. and you can utilize, you can maximize it, you can scale them as per your need. So this सर, is the great benefit. आई थिंक क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा जो बेनिफिट मुझे अभी तक समझने को और देखने को मिला है कि वो ये कि आप ये कॉस्ट इफेक्टिव बहुत है. पहले जहाँ पे आपकी मिलियंस में कॉस्ट थी, तो आई थिंक ये रिड्यूस होके कुछ 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 नहीं, बहुत कम मुझे फील हुई है अभी तक का जो सेशन हुआ है उससे. तो क्या ये मेरी बात गलत तो नहीं है? No, you are absolutely right. तो मैं अगर आपको रियल वर्ल्ड की एग्जांपल दूं, हमने डेटा सेंटर में भी काम किया है बिल्कुल. तो पहले हमें होता था कि अगर इफ यू वांट टू परचेज वन कंप्यूटर, तो आपको एक पूरा सर्वर जो है ना वो परचेज करना पड़ता था. उसका एक तो इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, जी दूसरा सर. उसका प्रोसेस बहुत ज्यादा था मंगवाने का, जी बिल्कुल सर. बिकॉज आपको ये इंपोर्ट करना पड़ता है. वो उसका प्रोसेस मंगवाने का, उसकी इंपोर्ट की कॉस्ट ही इतनी आती थी, और फिर इसको लगाने के लिए आपको डेटा सेंटर भी चाहिए. बिल्कुल सर. So बिल्कुल now सर. what you can do, you can create your virtual data center. तो आपका एक जो मशीन, एक्चुअली अगर मैं फॉर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स कंप्यूटर वगैरह यूज करते हैं, अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि एक 16 GB रैम की मशीन आपको चाहिए, तो वो अगर आप फिजिकल सर्वर मंगवाते थे तो इट वाज टू मच कॉस्टली. मीन्स के वो आपके पास आता था कोई $5,000 में, $500 to $600 में आता था. तो नाउ अगर आपको एक 16 GB की वीएम चाहिए, अब मशीन चाहिए क्लाउड पे, तो वो बिल्कुल आपको सर. पड़ती है $100 से भी कम, बल्कि $70-80 में आपको मिल जाती है. बिल्कुल तो सर. बिल्कुल. नाउ यू कैन सी दैट हाउ द कॉस्ट इज श्रिंक्ड. बिल्कुल ऐसा ही है कि कहाँ वो कॉस्ट $6,000 है और ना. कहाँ $600 और कहाँ $60-70. बिल्कुल. It's a big gap. तो बिल्कुल. एंड द मॉडल इज पे एज यू गो. मींस इस मशीन को जितना आप यूटिलाइज करेंगे उतना ही आपको पे करना पड़ेगा. बिल्कुल लेट्स सही है. सपोज इफ अब आपकी मशीन है, आपके एक सर्वर है सिंपल, वो अगर आप यूज जितना करेंगे, अगर आप चाह रहे हैं कि इसको सिर्फ दिन में यूटिलाइज करें या ऑफिस टाइमिंग में, उसके बाद आप इसको यूटिलाइज ना करें, तो आप उसकी सर्विस स्टॉप कर सकते हैं और वो आपको चार्ज भी नहीं होगा. वेरी तो राइट सर. वेरी राइट ये सर. दिस इज अनदर बेनिफिट. दिस इज सर. अनदर बेनिफिट. और कि आप उसको पे एज यू गो, यू कैन द कॉस्ट मॉडल इज पे एज यू गो. जितना आप यूज करेंगे उतना ही पे करेंगे. बिल्कुल ठीक होगा सर. बिल्कुल ठीक होगा. Okay, great. So let's move back to our presentation, and this is the cloud computing architecture, the basic architecture. Now I'm showing you, this is the basic architecture we have. So in basic architecture, what we have two things: the front end, which is visible to end user, and Okay. the back end, which is managed and visible by the cloud side, the cloud provider, cloud service provider, CSP. Cloud service provider is the person or is the company which provides you the resources, to provide you the platform where you can manage your devices. बिल्कुल सर. Like if you take the example of Azure and Amazon, these are the CSP, these are the cloud service providers, बिल्कुल सर. and we as a user, we use their services. So for cloud infrastructure, we are on the front end,
इसको अगर आप एग्जाम्पल, इसको आप अगर आप समझें बिल्कुल आसान अल्फाज में, तो आपके पास जो आप फ्रंट एंड पे होते हैं, आप उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं जितना आपको कंपनी शो कराती है, यानी कि आप अपनी रिसोर्सेज को मैनेज कर सकें बिल्कुल सही। इंटरनेट के थ्रू, अपने उसके पोर्टल पे लॉगिन करके, एज़्योर के या अमेज़न के, आप उसके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर सकते हैं। अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए what are the requirement, what management servers, what management software they are using, what applications they are using, what services they are using, how they are managing the storages for the resources, what security they are providing. This is the backend thing. This is the backend which are being managed by cloud service providers. बिल्कुल सही। So this is something that we are in the front end, and they are managing the things, your cloud service provider managing things from the back end. बिल्कुल ठीक है। Now, if we go forward, then what are the requirements? What are the components of cloud computing architecture? When you create the architecture, जब आप cloud computing का architecture बनाएंगे, तो कौन-कौन से components आपको चाहिए, जिसको आप merge करके you will be able to create one architecture for your application or for your service. So these are the components. The hypervisor सिंपल स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं, हाइपरवाइजर एक प्लेटफॉर्म में आपकी जो वर्चुअल मशीन वगैरह पीछे जो चलती हैं, उसके बैकएंड पे जो उसको मैनेज कर रहा होता है वो हाइपरवाइजर होता है। बिल्कुल ठीक हो। This is the basic part of the cloud environment or the virtual environment, virtual infrastructure that hypervisor will work behind your virtual machine. जिस तरह आप ये लगा लीजिए, जिस तरह एक सर्वर होता था, सर्वर एक काम करता था बैकएंड पे, इसी तरह से हाइपरवाइजर बैकएंड पे काम करता है वर्चुअल मशीन को मैनेज करने के लिए। The next thing is management software. आपको मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को चाहिए जिससे आप अपनी रिसोर्सेज को मैनेज कर सके। इन योर केस, if you take the example that from the Azure and Amazon, that you manage the things from their management portals. Means if you want to create the virtual machine, you go to their management portal, and then you from the wizard you can create the virtual machine. So this is the management software working behind. And the deployment software, what software you need, which operating system you need Windows or Linux, then you can deploy them as per your need. The network is the essential component, because without network you cannot create your resources, you cannot access your resources. The cloud server is the main component through which you can get the server in cloud, on which you will put your resources or you will deploy your application. Very right. And then the essential thing is the cloud storage, that you need the cloud storage in cloud, so you can copy copy your things, or you can retain your data. So databases, it is a databases, the cloud storage. Okay, if we go to the deep down, if we go for the deep dive here, so what are the considerations when you design the architecture? That what considerations you need to cater to create or to implement the best architecture. So when you start creating the architecture or design of your application, so you need to take care about the monitoring, how you will monitor your application, how you will monitor your application, how you will prevent them from the attacks. Okay. The second thing is the login, how your user will log in on this application, what parameters you will use, what security features you will use for user login. Okay. The main thing in the cloud is security. You need to consider that how you will implement the security. What would be the security features you will provide in your architecture to prevent from the different attacks or spams. The notifications, how you will notify, or how you will set the notifications that you will get the notifications in case of any issue,
or let's suppose if your virtual machine is shut down unexpectedly, so how you will be notified? So there are lots of features, there are lots of tools you have. So, but you have to use them. So these are the considerations actually. Very good. The service manager operation, how you will manage your service or operations when you will create your application. After the creation, how you will manage this your service or operations. The storage or backup, how you will manage your storages, your databases, and your backup, because backup is also required when you create the application. When you design the architecture of an application, you need to consider that the backup is the essential thing. The, so nowadays, in every application, the major part is the automation. How you can automate your task in your application. So this is the main consideration when you create the and when you design the architecture. You need to take care about that how it will work with automation. And there are lots of tools, lots of state of the art and built-in tools you have in your cloud service from your which are being provided from your cloud service provider for the automation. uh, the roles and policies when you create the application, so there are certain roles as per your organization which you need to provide, and there are certain policies as per your organization which you need to consider when you design the architecture. So these roles and policies are essential. The high availability feature, that how you can make your application high available, because you know when you create the application, your customer, the requirement of the first requirement of your customer is how it will be available 99.9%. So this is something you need to check, that you need to consider that how we can make our application highly available. Regarding the disaster recovery is also an essential thing, that in the case of any issue or any disaster, how quickly you can recover your application or recover your infrastructure. So this is the major consideration you need to do, because in case of disaster, you would not able to recover your application, then means literally you are finished. So this is something you need to consider. Yes. So yeah, because we are in the operational, we are working in the organization in the real world. So in operations, disaster recovery is essential thing. आई थिंक Failover. डिजास्टर्स में आप नेचुरल डिजास्टर्स को भी कंसीडर करते हैं, ह्यूमन डिजास्टर्स को भी कंसीडर करते हैं, और मेरा ख्याल है क्लाउड पे जाने की एक सबसे बड़ी जेन्युइन रीजन में ये डिजास्टर से बचने के लिए जो एक रास्ता है वो भी क्लाउड को आई थिंक समझा जाता है कि जहाँ पे नेचुरल डिजास्टर्स है या ह्यूमन डिजास्टर्स है, तो क्लाउड एक अच्छा वे है उन डिजास्टर्स को ओवरकम करने के लिए। लेकिन उसमें जो चांसेस है डिजास्टर्स के वो खत्म तो नहीं हो सकते, लेकिन बहुत हद तक वो रिड्यूस हो सकते हैं। क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है। डिजास्टर रिकवरी के, और आप देखना नेचुरल डिजास्टर को भी ले लें। अगर हम अपनी बात करते हैं, अगर हमारा डेटा सेंटर विद इन पाकिस्तान है, तो हम उसको मैक्सिमम 2 सिटीज में ही डेवलप कर सकते हैं। जितनी भी आप कोशिश कर लेना, आप 2 सिटीज में, विद इन 2 सिटीज में अपना डेटा कर सकते हैं। क्लाउड के अमेरिका में भी इसको आपने सेटअप किया हुआ है, तो आप उसको वहां से चलाना शुरू कर देंगे, जो कि आप ट्रेडिशनल डेटा सेंटर में नहीं कर सकते थे, बट ड्यू टू द क्लाउड कंप्यूटिंग नाउ यू आर एबल टू डू इट। Last but not least, the failover the same thing, that if your application is failover due to any reason from one place or from one data center, then you can quickly
fail over it on and run the application again in another data center or from another region. So this is very good, but this is something that you need to consider. आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा जब आप एप्लीकेशन बनाएंगे, तो आपने कंसिडर करना पड़ेगा कि यार मेरी एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ एक रीजन पे ना पड़ी हो, ये किसी एक डेटा सेंटर में ना पड़ी हो। मैंने अपनी एप्लीकेशन को इस टेक्नोलॉजी के मदद से दो डेटा सेंटर में या 3 डेटा सेंटर में रखना है। इट डिपेंड्स दैट हाउ योर एप्लीकेशन इज क्रिटिकल। अगर आपका, मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आपकी कोई बिजनेस एप्लीकेशन है जैसे आपका CRM है, तो उसको आप कभी भी रिस्क नहीं लेंगे एक डेटा सेंटर में रखने का। आप उस एप्लीकेशन को होस्ट करेंगे मल्टीपल डेटा सेंटर्स में, ताकि अगर एक तरफ से फेल ओवर हो तो आप उसको दूसरे डेटा सेंटर से आप कर सके विद मिनिमम टाइम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। Okay, great. Let's move forward. So, cloud computing security. Now, this is the essential part. When you talk about the cloud computing, when your customer talk about the cloud computing, that the first question he asks to you that how you will secure my infrastructure or how you will secure my service. So, आप जब भी क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करेंगे ना, क्लाउड पे डेटा रखने की बात करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यार डेटा मेरा सिक्योर किस तरह से होगा। बिल्कुल ऐसी। क्योंकि देखें, जब आपका प्राइवेट डेटा सेंटर होता है उसमें आपको पता है कि सिक्योरिटी मेजर्स हमारे पास हैं, आपके पास है, आप उसको जिस तरह चाहे सिक्योर कर सकते हैं। बट व्हेन यू होस्ट योर डेटा इन क्लाउड, so this is need to be assured that how it will be secure when it is reside on internet. So there are lots of policies, that there are lots of things we have now. So cloud computing security, what is this? This is consist of a set of policies, control and procedures and technologies that work together to protect cloud-based systems, data and infrastructure. So how these security measures, what are these security policies, controls and measures? So अगर आप देखें, आपके पास दुनिया में स्टैंडर्ड्स हैं सिक्योरिटी के, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं। उन स्टैंडर्ड्स को आपने मेंटेन रखना पड़ता है। आपके जितने भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो सब इस सिक्योरिटी मेजर्स को, स्टैंडर्ड्स को अपने पास ये सारे स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट किए होते हैं। उनकी बेसिस पे आप जो हैं वो आपको बताते हैं कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा डेटा है, जो हमारे सिस्टम्स हैं वो सिक्योर हैं इस स्टैंडर्ड की बेस के ऊपर। और उसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इन मेजर्स में। These security measures are configured to protect cloud data, support regulatory compliance, and protect customers' privacy as well as setting authentication rules for individual users and devices. तो अगर इसमें आसान लफ्जों में मैं स्टूडेंट्स के लिए बात करूं, तो आपके जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होता है, जैसे एजियोर ले लें या अमेजोन ले लें, अमेजोन की एग्जांपल ले लें। अमेजोन ने जितने भी वर्ल्ड के जो भी सिक्योरिटी के मेजर्स हैं वो सब अपने पास इम्प्लीमेंट किए हुए हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में। उसके अलावा वो आपसे जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो वो जब आपका एक तो कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि आपने एक जाके उनके पास गए, एक अकाउंट बना लिया अपना। जब आप अकाउंट बनाते हैं उनके पास, तो दे मेक अश्योर दैट योर डेटा विल नॉट बी लीक्ड इन एनी केस। आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है उनके साथ, जब आपने वहां पर उनका अपने बिजनेस अकाउंट बना लिया उनके साथ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि यार वो कभी भी आपका डेटा जो है वो आपका होगा, प्राइवेट डेटा होगा, वो उसको कभी भी लीक नहीं करेंगे। उनकी रेगुलेटरी जो कंप्लायंस होगी वो फॉलो करेंगे। ये आपको सिक्योरिटी मेजर्स देंगे आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। So this is something that our customer asks to us, that so when our customer asks to us that how you will protect our data, so we will provide them these regulatory things, these compliance things, and actually we contract with them that these are the standards we have applied on your infrastructure, and these are the compliance measures. So this is very good thing. ये पहले अगर आप देखें ना, तो ये पहले ये चीजें इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी इवन ऑन क्लाउड पे, अगर आप 5 to 6 years बैक जाएं। पर अब ये है कि सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स इसको फॉलो कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। तो दिस इज वेरी गुड।
बिल्कुल, यानी कि सिक्योरिटी क्लाउड Now, में अब सिक्योरिटी रिस्क भी अब पहले से खत्म कम हो गया है। खत्म तो नहीं, कभी भी सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है, लेकिन ये कि कम हो गया क्लाउड के आने की वजह से आपका। या but now it's too much minimal. बहुत ज्यादा कम हो गया अब तो रिस्क। बिल्कुल बिल्कुल। पहले हमें मैं आपको लिटरली बताऊं, कस्टमर हमसे पूछता था कि हमारा डेटा जो है वो लीक तो नहीं हो जाएगा। डेटा हम इंटरनेट पर रख रहे हैं, हमारे तो डेटा जो है वो बड़ी ज्यादा चांसेस है कि इंटरनेट से लीक हो जाए। तो बिल्कुल सर। नाउ वी हैव टेक्नोलॉजीज, अब क्लाउड्स में हमारे पास टेक्नोलॉजीज हैं कि जिसकी वजह से हम ये श्योर कर सकते हैं कि हमारा डेटा लीक नहीं हो रहा है। बिल्कुल, वेरी राइट। So this is something because now they have implemented the standards. जब स्टैंडर्ड आप मेंटेन कर लेते हैं ना, आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो उसके बाद फिर वो आपकी ये वाली चीज खत्म हो जाती है कि डेटा आपका जो है वो सिक्योर नहीं है। नाउ इट इज सिक्योर। वेरी राइट। ओके, सो this is something that it is based on your cloud service provider, how he will secure your data. Now what you need to do, what you need to do by yourself, यस। what are the best practices to improve cloud security. So the first thing, there are five best ways to improve cloud security. The first is deploy multi-factor authentication. So uh, let me give you the example. जब आप अपना आपने कभी बैंक अकाउंट अपना यूज किया हो, आपने बैंक अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करना है किसी को, तो आप करते हैं बेनिफिशियरी ऐड करते हैं। बिल्कुल ऐसी है। उस बेनिफिशियरी को जब आप ऐड कर रहे होते हैं तो he the system asks you about the two authentication methods. One is SMS and another is email. बिल्कुल And you सर। get the code on SMS as well on email. And when you put both of the codes, then your beneficiary will be added. So this is the multi-factor authentication. कि अगर आपके पास दोनों कोड होंगे, then you will merge these two codes, then you will be able to do the process or complete the process. So this is very good thing. And this is the essential thing. जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनाएंगे, आपने उसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखनी है अपने यूजर्स के लिए। The second thing, manage your user and network access to improve cloud computing security. तो इसमें क्या है कि आपके पास हर यूजर, जो भी एप्लीकेशन आपका यूजर यूज करेगा, उसको सारे राइट्स नहीं चाहिए। वो यूजर जो है वो हर चीज यूज नहीं करेगा। बिल्कुल तो सही कह रहे आपको अपने एप्लीकेशन को इस तरह से मैनेज करना है, आपने अपने यूजर्स जो जो उस एप्लीकेशन को यूज करेंगे उनको लिमिटेड राइट्स देने। लिमिटेड राइट्स देने से क्या होगा कि वो, लेट्स सपोज अगर वो एप्लीकेशन हैक होती है या उनका अकाउंट हैक होता है, तो वो इतना ज्यादा, यानी कि उनको जो जो हैकर्स होते हैं, जो भी मैलिशियस एक्टिविटीज होती हैं, वो एक लिमिटेड एक्सेस के अंदर ही यूज कर सकेंगे उस प्रोडक्ट को। ये आपने अगर हर यूजर को सारे राइट्स देना शुरू कर दिए, ये सारे एक्सेस देना शुरू कर दिए, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। बिल्कुल ऐसी। So what you need to do, you need to give specific and limited access to user as per their need. The third thing is to monitor, log, and analyze user activity with automated solutions to detect intruders. So now you have real-time monitoring and alert systems in your cloud technologies through which you can monitor, you can runtime, you can monitor the runtime activities. यानी कि जो भी यूजर की एक्टिविटीज हो रही है वो आप रन टाइम मॉनिटर कर सकते हैं। एंड इन द केस ऑफ एनी suspicious activity, an alert can be generated, and these applications can generate the alert and they can send it to you on your mobile or email. So nowadays you have lots of real-time monitoring tools provided by your CSP. Cloud service Okay, provider. the next thing, they create a complete, yeah, the cloud service provider. The fourth thing you can do, create a comprehensive offboarding process to protect against departing employees. And this is the most important thing. You need to revoke end-to-end access of employees when they leave organization. देखें, जब आपका एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन लीव करता है, तो समटाइम्स क्या होता है कि आप उसके सारे एक्सेसेस को रिवोक नहीं करते, आप इसके जो है
कुछ एक्सेस आपने जो वो क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि वो कितनी सर्विसेज को यूज कर रहा है या कौन कौन सी एप्लीकेशन को यूज कर रहा था, विच इज डेंजरस। क्योंकि जब वो चला गया, जब व्हेन एम्प्लॉयज लेफ्ट योर ऑर्गेनाइजेशन, नाउ he shouldn't be able to access any of systems in your organization. So this is something आपके सिक्योरिटी का, इसके लिए एक पूरा डिपार्टमेंट होता है जो ये चीज इंश्योर करता है कि जब आपका एम्प्लॉय रिजाइन करता है या एम्प्लॉय कंपनी छोड़ता है तो उसके सारे एक्सेसेस जो भी हैं, जितने भी एप्लीकेशन पे थे, वो सब रिवोक हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल अदरवाइज मे बी यू विल गेट इट। बिल्कुल डेफिनेटली। The last thing that provide anti-phishing training for employees on a regular basis. देखें, अगर आप पिछले 2-3 सालों में देखें तो आपके फिशिंग अटैक्स और आपके जो एंटी स्पैम और आपके एंटी फिशिंग अटैक्स डिफरेंट। अगर आप बिटकॉइन का अटैक देख लें जो रिसेंटली हुआ था, तो ये ऐसे अटैक्स हैं जो बिल्कुल नए हैं, जो कि आपके जो सिंपल यूजर, जो नॉर्मल यूजर थे, दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट। So what you need to do, you need to give them awareness. You need to give them training and awareness that this is the thing. Let's suppose you need to give them training that this is, if you receive such emails with this test, don't respond on them. Let's suppose आप एक email रिसीव करते हैं किसी अननोन यूजर से या किसी ऐसी डोमेन से सस्पिशियस है, जो कोई जिस उस ईमेल में आपके पास कोई लिंक है जिसको कह रहे हैं कि इस लिंक पे क्लिक करें तो आपको ये, आप जो है ना अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, जो ये कर सकते हैं, आप अपने एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। These are the spam to the users that you don't need to respond on such emails because it will not come from our side. अब अभी भी देखें कि आपके पास अक्सर एसएमएस आते होंगे बैंक की तरफ से कि हम भी कभी भी आपसे आईडी का या आपसे पासवर्ड का नहीं पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और you get this SMS and emails gradually, जिस आपको मंथ में 2-3 emails या 2-3 आ जाती हैं इस तरह के SMS। So what is this? This is the awareness that you are giving training to your employees or your customers on a regular basis, that these are the things which we are not expecting from your side. So if you will get such things, so don't respond on it. So these are the actually मेरा पर्पस क्या है रियल टाइम एग्जांपल देने का कि आपको अवेयरनेस हो जाए कि मैं किस सेंस में बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, वेरी राइट वेरी राइट। ओके ग्रेट। तो चलें, अब ये तो हो गई थोड़ी सी बात है। अब आप थोड़े से टेक्निकल साइड पे आते हैं, थोड़ा सा आते हैं कि हम आर्किटेक्चर किस तरह बनाते हैं। सो हियर इज द आर्किटेक्चर which is created in Azure, in your Azure infrastructure, and this is for the web application. If you want to create a web application in Azure, so what you need to do, how you can create it, if you build the architecture for this, how you can build the architecture. So जैसा कि मैंने पहले बताया था शुरू में कि हमारे पास दो एंड होते हैं, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। फ्रंट एंड हमारे पास जो होगा उसमें हमारे पास क्या शामिल होगी चीजें, वेब क्लाइंट होगा हमारा जो कि यूजर होगा। यूजर एक्सेस करेगा आपकी एप्लीकेशन को थ्रू एप्लीकेशन गेटवे, जो कि आपकी एप्लीकेशन पड़ी हुई है वर्चुअल नेटवर्क में। वीनेट है आपकी टर्म एज़्योर की, वर्चुअल नेटवर्क। वर्चुअल नेटवर्क में आप अपनी सारी वीएम्स वगैरह बनाते हैं। सो इफ यू कंसीडर दिस box the Microsoft Azure, this box is front end। पहले हम फ्रंट एंड पे बात करेंगे कि फ्रंट एंड पे आप किस तरह से एप्लीकेशन को बना सकते हैं। फ्रंट एंड पे ये है कि अगर आपका एक डेवलपर, एक आर्किटेक्ट बैठा हुआ है, क्या करेगा वो वेब क्लाइंट के थ्रू पोर्टल को एक्सेस करेगा। आपके इस पोर्टल को एक्सेस करने के बाद उसने एप्लीकेशंस बनानी है, इसने वीएम्स बनानी है। लेट्स सपोज ही क्रिएटेड 3 VMs फॉर हिज वेब सर्विस and these 3 VMs are being managed by load balancer। load balancer आप लगाएंगे क्योंकि आपने जाहिर है अपने हाई अवेलेबिलिटी देनी है, और फेल ओवर के केस में अगर आपकी एक नोड फेल होती है तो आपने लोड बैलेंसर के थ्रू आप उसको फेल ओवर करके दूसरी नोड पे जा सकते हैं। So this is something that we need to consider
कि अगर आपकी वेब एप्लीकेशन है तो इट शुड बी हाईली अवेलेबल। लेट्स सपोज अगर मैं आपको दराज की एग्जांपल छोड़ती, अगर आपकी दराज की एप्लीकेशन, अगर आपकी कोई सेल चल रही हो, फ्लैश सेल चल रही हो, और अगर वो बंद हो जाए, आपकी एप्लीकेशन चलना बंद हो जाए किसी भी वजह से, और आपके पास वो फेल ओवर पे ना हो, तो आप कुछ सोचे कि उनका कितना लॉस हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। उसमें आपके फाइनेंसिस के लॉस के साथ साथ एक ट्रस्ट लॉस जो होता है आपके कस्टमर साइड से, वो बहुत ज्यादा आपको बियर करना पड़ता है इसमें। बिल्कुल ऐसा ही है, आपका कस्टमर आपके पास फिर वापस आएगा ही नहीं। डेफिनेटली, इस ये तरह की बिल्कुल। अगर आपने जो मेन एक्टिविटी के दौरान अपने सर आपने जो है ना स्विच ओवर ना कर सके अपनी एप्लीकेशन को, बिल्कुल वो सही। तो इट वुड बी डिजास्टर। उसके बाद आपने जाहिर है जब ये वीएम बनाएंगे, आपने उसके लिए डेटाबेस ही बनानी है, क्योंकि डेटाबेस जो भी एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन की आप चीजें कहाँ स्टोर करेंगे, किसी डेटाबेस में स्टोर करेंगे। डेफिनेटली किसी डेटाबेस में से। बिल्कुल। सो यू विल यूज सीक्वल सर्वर ऑन वीएम, एंड दिस इज फॉर रिलेशनल डेटाबेस। अगर आपने आप आपको, क्योंकि सीक्वल सर्वर जो है वो थोड़ा कॉस्ट, इसकी कॉस्ट हाई होती है इस डेटाबेस की, क्योंकि इस रिलेशनल डेटाबेस, आपके पास जो क्लाउड आपको जो है वो वेरी चीप आपको चैनल स्टोरेज प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपको पता है कि वेबसाइट में आपको बहुत सारी चीजें रखनी होती है, इमेजेस होती हैं, आपके जो है ना फॉर्म्स होते हैं, काफी सारा डेटा होता है जो अनस्कैटर्ड, जो आपको सिर्फ रखना होता है, और उसको आप जो है यूज कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। बिल्कुल उसके सही। लिए आपके पास ब्लॉब स्टोरेज होता है। अगर आपने इमेजेस अपनी सेव करनी है तो ब्लॉब स्टोरेज, ये बहुत ज्यादा चीप होती है, इस आपको जो है ना बहुत ज्यादा आपको लो कॉस्ट में आपको स्टोरेज मिल जाती है ये बिल्कुल। अपनी इमेजेस वगैरह स्टोर करने के लिए, वो आप यूज कर सकते हैं। नाउ दिस इज द कंसिडरेशन कि अगर आपके पास हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस वगैरह हैं, तो आप उसको कहाँ स्टोर करेंगे, आपको कोई कोई जगह तो चाहिए ना स्टोर करने के लिए। तो दिस इज समथिंग यू नीड टू कंसिडर। दैट्स व्हाई मैंने इसको अपनी कंसिडरेशन वाली में बताया था कि आप अपने डेटा को, जो स्टोरेज है उसका किस तरह से ख्याल रखेंगे कि वो आपको सस्ती पड़े, आपको जो है वो लो कॉस्ट स्टोरेज पड़े। अगर आप बिल्कुल सही। सारा अपना डेटा यहाँ पर रखना शुरू कर देंगे सीक्वल सर्वर पे, तो वो आपकी कॉस्ट जो है वो बहुत हाई चली जाएगी। बहुत तो हाई आपको चलेगी। ये कंसिडर करना है कि अपनी लो कॉस्ट वाली इस जो है उसमें जो है ना टेक्नोलॉजी को यूज करें और उसमें रखें डेटा अपना। बिल्कुल सही। ये तो हो गया आपका जो आप अपने फ्रंट एंड पे करेंगे। अच्छा, बैक एंड पे अगर हम आए, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नजर नहीं आ रही होंगी, बट दे आर बीइंग मैनेज्ड बाय योर सीएसपी, जो सीएचपी। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। बिल्कुल सही। लेट्स सपोज अगर आप आइडेंटिटी की बात करें, आप अपने, जब आप अपना अकाउंट बनाते हैं उसमें लॉगिन होते हैं, आप अपने क्लाउड के सीएसपी के पोर्टल पे लॉगिन होते हैं, एम एज्योर के जब पोर्टल पे लॉगिन होते हैं, तो उसके बैक एंड में देखें जो आपसे वो पूछता है, जब आप लॉगिन होते हैं आपसे पासवर्ड पूछता है, आपसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन पूछता है, उसके बैकएंड पे क्या चीजें काम कर रही हैं, उसके बैकएंड पे देखें आपके एक्टिव डायरेक्टरी आप काम करती है, की वॉल्ट है, एनएसजी की सर्विस है जी जो कि जी। काम कर रही है, वो दिस इज हिडन फ्रॉम योर साइड बिकॉज इट इज बैकएंड। इसी तरह से आपकी जो आपने जो वर्चुअल मशीन्स वगैरह बनाई है, सीक्वल सर्वर बनाया है, इसकी मॉनिटरिंग भी हो रही होती है, हेल्थ मॉनिटरिंग हो रही होती है इसकी, ये आपस में जिस तरह कनेक्टेड हैं, इनकी नेटवर्किंग किस तरह से हुई हुई है, दिस इज द बैक एंड थिंग, ये आपका सीएसपी मैनेज कर रहा होता है। आपकी जो कॉस्टिंग हो रही होती है, जो आप मशीनें यूज कर रहे हैं, उसकी कॉस्टिंग किस तरह से हो रही है, कॉस्ट मैनेजमेंट, बिल्कुल इसकी सही। बिलिंग के अलर्ट्स आते हैं आप, ये सारी चीजें कॉस्ट सेंटर में मैनेज हो रही होती हैं आपकी। जब आप ये जो टास्क कर रहे हैं, आप ऑटोमेशन टूल्स भी यूज करते हैं इसके लिए, तो वो ऑटोमेशन टूल्स का मैनेज हो रहे हैं, ये बैक एंड पे मैनेज हो रहे होते हैं। So now this is something that you can get the real time example how the front end is being managed, how the back end is being managed. बिल्कुल सही। अगर आपको ये बेस्ट एग्जांपल है, अगर आपको वेब एप्लीकेशन बनानी है तो आप अपने साइड से क्या कर सकते हैं, और आपका सीएसपी जो एज्योर वाले हैं वो बैक एंड से क्या क्या कर रहे हो। बिल्कुल, वेरी राइट सर, वेरी राइट। ये हो गया सिंपल एग्जांपल। नाउ लेट्स move forward to the complex example. Let's suppose if you want to create a social media application in Amazon. So what you will do, आप एक वीपीसी बनाएंगे, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। उसके अंदर आपने क्या क्या करना है, आप फ्रंट एंड की बात बताता हूँ आपको। तो आपके यूजर्स होंगे, वो आपके वीएम्स को एक्सेस करेंगे, आपने वीएम्स बनानी है,
आपने कैश करने के लिए आपने इसको SQL सर्वर बनाना है। आपने जो ब्राउजर से एक्सेस करेंगे, आपकी स्टोरेज भी होंगी, आपने मोबाइल से भी एक्सेस करना होगा उस एप्लीकेशन को। तो अगर हम बिल्कुल। वन बाय वन लेके चलते हैं, लेट्स सपोज आपने DNS यूज करना है, तो DNS के लिए आप क्या करेंगे, इसकी रूट 53 की सर्विस यूज करेंगे, बिल्कुल सही। अमेजोन की। आपने अगर लोड बैलेंसर बनाना है, लोड बैलेंसर लगाना है, तो व्हाट यू विल यूज ELB, इलास्टिक लोड बैलेंसर सर्विस फ्रॉम अमेजोन। आपने VM बनानी है, तो आप यूज करेंगे इनका EC2 मॉड्यूल, बिल्कुल सही। बिल्कुल। इलास्टिक कंप्यूटिंग, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग, ये VMs आप इसके थ्रू बनाएंगे। हम्म। आपने आपने अगर डेटाबेसेस बनानी है, आप दो तरह के डेटाबेस बनाएंगे, एक रैशनल रिलेशनल डेटाबेस होगी, एक होगी जो अनरिलेशनल डेटाबेस होगी, जिसमें हम अपना सारी अपनी जो अनरिलेशनल डेटा है वो रखेंगे। और उसके रखेंगे लिए बिल्कुल। आप क्या यूज करेंगे, उसके लिए आप इनके RDS की सर्विस यूज करेंगे और DynamoDB यूज करेंगे। जी जी बिल्कुल। आपने अपने यूजर्स को, आपने SMS की सर्विस यूज करनी होगी, ईमेल की, मैसेज क्यू, मॉनिटरिंग के लिए। व्हाट यू विल यूज SNS, SCS हम्म। एंड SQS सर्विस। और मॉनिटरिंग के लिए आप क्लाउड वॉच को यूज करेंगे। इसी तरह से आप बाकी चीजें भी आप लेते जाएं, आप इसमें से देखते जाएं, तो CDN के लिए आप जो कैश करते हैं, आप एक्सटर्नल स्टोरेज यूज करेंगे, आपको वीडियो कन्वर्जन करनी होगी, बिल्कुल आप सही। डेटा वेयर हाउस यूज करेंगे, आप बिजनेस इंटेलिजेंस यूज करेंगे। उसके लिए आपको ये सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए आपके पास क्विक साइट है, आप जो है वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए लैम्डा यूज करेंगे, हम्म। आप क्लाउड फ्रंट यूज करेंगे आपके मोबाइल से एक्सेस करने के लिए और वेब ब्राउजर से एक्सेस करने के लिए। वेरी आप ये ट्रू। बकेट्स यूज करेंगे S3 की, अपने डेटा को, अपनी वीडियोस स्टोर करने के लिए। तो जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन के लिए जो भी चीजें चाहिए वो सारी अवेलेबल है आपके पास। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू रिकग्नाइज और कंसीडर दीज टेक्नोलॉजीज। आपको सिर्फ कंसीडर करना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कस्टमर की। बिल्कुल जो सही। जो जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसी की बेस पे आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं। सो वेरी दिस इज नाइस। द वर्क ऑफ क्लाउड आर्किटेक्ट। क्लाउड कंप्यूटर आर्किटेक्ट ये काम करता है कि वो देखता है कि what technologies from the CSP I can use to build my architecture, the application architecture। अब ये चीजें यूज किस तरह करनी है, ये आर्किटेक्चर आपने बना लिया, अब इसको यूज किस तरह करना है, ये फिर आप आप जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियर्स के साथ बैठ के काम करते हैं। आप खुद काम करते हैं इसके ऊपर, ये टेक्नोलॉजीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। बट बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन इट इज रिक्वायर्ड कि आप जो है इसका आर्किटेक्चर बना लें, ताकि आपको पता हो कि आपके जो एप्लीकेशन और डिफरेंट चीजें होंगी उसके रिलेशन आपस में क्या होगा, किस तरह से बिल्कुल काम सही। करेंगे। बिल्कुल ठीक होगा। सर ये तो आपने बड़ा अच्छा इस क्लाउड कंप्यूटिंग के जो आर्किटेक्चर है एज्यूर के भी और AWS के भी। एज्यूर में आपने डिस्क्राइब किया, अगर आप वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, और AWS में आपने अगर कोई आप सोशल मीडिया ऐप अपनी बनाना चाहते हैं तो उसको आप किस तरह से यूटिलाइज करेंगे। तो ये एक कंप्लीट आर्किटेक्चर जो एडवांस लेवल का आपने मेरा ख्याल है हमारी ऑडियंस को बता दिया, और ये एक बहुत अच्छा ओवरव्यू आपने दे दिया। तो इसी क्लाउड को अगर मैं क्लाउड कंप्यूटिंग को लेके अगर बात करूं तो इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है हमारी यूथ के लिए, इंडस्ट्रियल फोर्स जो रेवोल्यूशन आ रही है उसमें आगे इसका क्या फ्यूचर देखते हैं आप, जरा उसको प्लीज। जी जी, yeah, yeah, this is something I can discuss in my next slide. Okay, so these are the top career paths in cloud computing. These are the top cloud designations, and these are where these are popular, and on which career path. So, and what are the requirements for this, and what is the salary range? So, let's suppose हम अगर पाकिस्तानी मार्केट की बात करते हैं, जी जी। तो आप जब अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं, आपको क्या है, आपको जो, क्योंकि देखें टेक्निकल नॉलेज के लिए आपके पास जो बेस्ट डेजिग्नेशन है वो है क्लाउड इंजीनियर का। बिल्कुल सही। नाउ आप क्लाउड इंजीनियर एज्योर पे भी बन सकते हैं और अमेजोन पे भी बन सकते हैं। वेरी राइट। एज्योर क्लाउड इंजीनियर के जो पॉपुलर रीजन है वो एशिया, यूरोप और US है। एशिया में भी काफी ज्यादा यूज हो रहा है बिल्कुल सही। एज्योर, एज्योर के ऊपर बहुत काम हो रहा है। एंड प्लीज नोट दैट दिस इज ऑन माय पॉइंट ऑफ व्यू।
what I have analyzed, maybe आपकी या दूसरे अगर आप स्टैंडर्ड्स उठा के देखते हैं तो डिफरेंट भी हो, लेकिन जो मैंने अपने कैरियर में देखा है और जो एनालाइज किया है उसके हिसाब से ये आपके पास जो है वो डेजिग्नेशंस बनते हैं क्लाउड इंजीनियर के। उसमें आपके पास क्या होता है कि आपका जो कैरियर पाथ स्टार्ट होता है ऑपरेशन से, मीन्स ऑपरेशन ऑपरेशनल वर्क, आप अपनी सर्विसेज को मैनेज कर रहे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर रहे होते हैं। क्या रिक्वायर्ड है आपको इसके लिए? ट्रेनिंग प्लस सर्टिफिकेशन। कौन सी सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है? दिस इज माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर, दिस इज अ सर्टिफिकेशन। After this certification you would have enough knowledge to maintain or manage your cloud infrastructure। आप अपने क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर सकते हैं, आप VMs बना सकते हैं, नेटवर्क को मैनेज कर सकते हैं, आप डेटाबेस बना सकते हैं क्लाउड में एज्योर में, और उनको आप मैनेज कर सकते हैं, उनके ऊपर एप्लीकेशंस को होस्ट कर सकते हैं। नाउ फॉर दिस व्हाट आर द सैलरी रेंज? सैलरी रेंज इज 50,000 to 1,50,000। आप अगर बेसिक लेवल पे स्टार्ट करते हैं अपना कैरियर क्लाउड इंजीनियर से, so the minimum salary is 50,000 and then gradually as per your experience you can move forward to 1,50,000। the same goes for Amazon। Amazon का मैं आपको बताऊं जो मैंने नोट किया है और what I have analyzed कि ये एशिया में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यूरोप और यूएस में आपका 75% इंफ्रास्ट्रक्चर अब जो मूव हो चुका है वो अमेजोन पे हो चुका है। बिल्कुल सही। एंड दिस इज द बिग जायंट इन क्लाउड, इन CSP, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। अमेजोन जो है वो अभी टॉप ऑफ द मोस्ट CSP है। बिल्कुल। अगर आपने अपना कैरियर पाथ अमेजोन से शुरू करना है, सो व्हाट यू नीड टू डू, you need to do the training plus certification of AWS certified SysOps administrator, system operations administrator। And the salary range for this is 70,000 to 1,80,000 in Pakistan। This is something I'm talking about Pakistan। पाकिस्तान में काफी काम है अमेजोन का, फ्रीलांसर काम बहुत चल रहा है। बिल्कुल सही। यूरोप से और यूएस से काफी ज्यादा काम आ रहा है। बिल्कुल। So this is the best time that you can build your career and in this and you can gain this opportunity as a cloud engineer। बिल्कुल सही। जब आप क्लाउड इंजीनियर बन जाते हैं, आपका एक्सपीरियंस हो जाता है कोई 3 to 4 years, फिर आप क्या करते हैं कि अपना आपको अपग्रेड करने के लिए जो नेक्स्ट स्टेज इज बी एज योर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, द सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एक्चुअली क्लाउड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का काम यही होता है जो मैंने आपको अभी दिखाया कि वो आर्किटेक्ट होता है, वो डिजाइन करता है एप्लीकेशंस को, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन करता है कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन बनानी तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या यूज होगा, किस तरह से यूज होगा, और उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। फिर तो जब आप अपने कैरियर पाथ में आप यहाँ जब क्लाउड इंजीनियर में वो सारे काम कर चुके होते हैं तो आपके पास इनफ नॉलेज होती है कि आप अपने सॉल्यूशंस को जो है वो आर्किटेक्चर को अपने वो डिजाइन कर सकें। इसके लिए क्या चाहिए आपको? सर्टिफिकेशन माइक्रोसॉफ्ट एज्योर आर्किटेक्ट डिजाइन AZ301। और इसकी द सैलरी रेंज फॉर दिस पोजीशन इज it starts from 1,20,000 and it goes to 3 lakh in Pakistan। इसी तरह से आप कर सकते हैं अमेजोन को सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, and actually it is and this is your career path where you work on projects, not on the operation side but also on the project side। And this is something that the certification which is required for it is AWS certified solution architect। This is the certification you need for if you want to become a Amazon solution architect। And the salary range is 1,20,000 to 3 lakh, the same। Now देखें, अब हर किसी को ये नहीं होता कि वो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क की साइड पे जाए। अगर आपने इफ यू वांट टू बिल्ड योर करियर इन डेवलपमेंट, आप प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, आपको कोडिंग का शौक है, तो दिस इज द करियर पाथ फॉर यू डेवलपमेंट ऑपरेशंस और डेव ऑफ इंजीनियर। So this is something, the career path is development, the programming,
And the certifications required for this are for Amazon, this is AWS Certified DevOps Engineer. And for Azure, this is the exam AZ400, Designing and Implementing Microsoft DevOps Solutions. बिल्कुल सही सही। So ये सारा जो है वो सारा प्रोग्रामिंग का काम होता है कि आप अपने एप्लीकेशंस को कोड करते हैं। आपको इस तरह ये आप करते हैं ना आईईएस के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ये आप करते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के ऊपर काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही सही। और इसकी जो सैलरी रेंज है वो 1 लाख से लेके तो 3.5 लाख है। बिल्कुल सही, वेरी राइट सर, वेरी राइट। और दिस इज द हाई डिमांडिंग, द DevOps कैरियर पाथ इज हाई डिमांडिंग नाउअडेज। बिल्कुल, ये इसकी काफी आपका ज्यादा जो बहुत ज्यादा डिमांड है, बिलीव मी, DevOps की बहुत ज्यादा डिमांड है। मुझे भी जब अप्रोच करते हैं लोग काफी ज्यादा, तो वो यही कहते हैं कि आपने DevOps में काम किया हुआ है कि नहीं। सो नाउ आई एम आल्सो थिंकिंग बिल्कुल कि सही अब मुझे जो है मुझे भी DevOps में काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही होंगे। ओके, तो अगर द नेक्स्ट कैरियर पाथ इज डेटाबेस। अगर आप अपना करियर पाथ बनाना चाहते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में, तो दिस इज फॉर यू, क्लाउड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इन Azure और Amazon। तो द ट्रेनिंग देखें, हर चीज के लिए ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है। डेफिनेटली सर्टिफिकेशन इज एसेंशियल, सर्टिफिकेशन आपको बिल्कुल, आप लेकिन जब आप ट्रेनिंग ही नहीं करेंगे तो सर्टिफिकेशन कैसे करेंगे? बिल्कुल तो सही, बिल्कुल सही कहा। ट्रेनिंग प्लस सर्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। इसमें आप माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट में आपके पास सर्टिफिकेशन आती है Azure डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट की। बिल्कुल सही। और अमेजोन में हमारे पास AWS सर्टिफाइड डेटाबेस स्पेशलिस्ट, ये एक ही सर्टिफिकेशन है जो आपको करनी पड़ती है अमेजोन में। माइक्रोसॉफ्ट में आपके पास 3 सर्टिफिकेट होती हैं पूरे पाथ को करने के लिए। इसकी सैलरी रेंज 1 लाख से लेके जो 3.5 लाख तक है। सर और ये भी बहुत ज्यादा हाई डिमांडिंग एरिया है बिल्कुल डेटाबेस का। आपने जिस तरह करियर अपॉर्चुनिटीज को डिस्क्राइब कर दिया, आई थिंक ये एक ऐसी फील्ड है जो कि कम टाइम में और जो है ना आप कम टाइम दे के इसको सीख सकते हैं। सिर्फ आपके पास प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होनी चाहिए आपके पास। तो आई थिंक आप एक बहुत अच्छा बिल्कुल हैंडसम सैलरी पैकेज जो है ना पाकिस्तान में रहते हुए अर्न कर सकते हैं। ये एक बड़ी अच्छी मोटिवेशन है यूथ के लिए कि yes, जी आप फ्रीलांसर का, बिल्कुल आपने जैसे बताया कि फ्रीलांसिंग में इसका बिल्कुल बहुत आप ज्यादा फ्रीलांसिंग काम बहुत ज्यादा कर सकते हैं इससे, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सर बहुत ज्यादा स्कोप। और ट्रेनिंग आपके लिए मस्ट है। देखें, ट्रेनिंग के बाद आप देखेंगे कि चीजें यूज किस तरह करनी है, और उसी ट्रेनिंग की बेस पे आप सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। बिल्कुल सही सर्टिफाइड होके फिर आप जब देखें आप फ्रीलांसिंग में भी कोई काम लेने जाते हैं ना, तो वो आपसे यही पूछते हैं, आपका एक्सपीरियंस जो भी ऑनर या जो भी मैनेजर में वो पूछेंगे, नहीं वो पूछेंगे यार आपने काम किया हुआ है, ठीक है, एक तो आपका एक्सपीरियंस आप शो करेंगे, दूसरा आप सर्टिफिकेशन शो करेंगे बिल्कुल ऐसे ही है। कि मैंने ये आई एम सर्टिफाइड। जब आप सर्टिफाइड होंगे तो फिर आपको काम मिलना शुरू होता है। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सर, यू आर वेरी राइट। और मेरा ख्याल है कि ये ऐसी चीजें हैं जो मेरा आई थिंक ये सर्टिफिकेशन भी कोई इतनी महंगी नहीं होंगी, इजी टू जो है अवेल होंगी, और इनको सीखना इनको समझना ये कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं होगा। अगर आई गेस अगर 1 साल आप देते हैं तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग के बहुत इस फील्ड में आप बहुत अच्छी तरीके से अपना करियर जो है वो बना सकते हैं। बिल्कुल, बट व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। आपने कंसिस्टेंट रहना है। लेट्स सपोज अगर आपने अपना कैरियर पाथ एज़्योर से शुरू किया है और आपका टारगेट है विद इन ईयर आपने जो है वो आपने क्लाउड इंजीनियर की ट्रेनिंग भी करनी है, सर्टिफिकेशन भी करनी है, और आपने अपना कैरियर पाथ को लेके चलना है आर्किटेक्ट के लेवल पे, तो आपने फिर कंसिस्टेंट रहना है एज़्योर की साइड पे। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू वर्क ऑन मैक्सिमम टेक्नोलॉजीज ऑन एज़्योर। मतलब ये नहीं कर सकते कि आपने 3 मंथ एज़्योर पे काम किया फिर आप स्विच कर गए अमेजोन पे, सही फिर सही सही। आपने 3 महीने बाद फिर आपने कहा यार एज़्योर पे थोड़ा चलो एज़्योर पे चलते हैं फिर से, तो दिस इज कंसिस्टेंट नहीं रहे आप। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही। फोकस होके एक पाथ को, एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को, एक टेक्नोलॉजी को लेके चलना है। चीजें सारी देखें, मैं आपको एक गुड की बात बताऊं, तो प्रैक्टिकल बात बताऊं, चीजें सारी दोनों में एक ही जैसी होती हैं। आप अमेजोन पे जाएं या आप एज़्योर पे जाएं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सारी टेक्नोलॉजीज आपको एक ही जैसे तरह की मिलेंगी।
नाम डिफरेंट होते हैं। आप एज्योर में उसको यूज करेंगे उस तरह से, जैसे लेट सपोज आप डेटाबेस को यूज करेंगे, डेटाबेस दोनों में एक ही जैसी है, बस उनको उनका जो यूज करने का जो मेथड है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो बिल्कुल अगर सही। आपने फोकस होकर एक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर लिया, एक सीएसपी के ऊपर काम कर लिया, तो आपको फिर इश्यू नहीं होगा स्विच करने में दूसरे सीएसपी पे। बट व्हाट यू नीड टू डू, आप जो है वो फ्रीक्वेंटली स्विच ना करें, आप फोकस होके एक टेक्नोलॉजी के पे काम करें। जैसे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, जो हमारे प्रोग्रामर्स होते हैं, अगर वो किसी एक लैंग्वेज को सही से सीख लें, उसके कॉन्सेप्ट ध्यान में बिठा लें, तो बाकी लैंग्वेजेस भी उसी कॉन्सेप्ट्स को होती हैं। उसी कॉन्सेप्ट होते हैं, बिल्कुल सही कह रहे कॉन्सेप्ट हैं, सेम बिल्कुल होता है, लैंग्वेज का सेंटेंस डिफरेंट होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो दिस इज समथिंग, ये दिस इज माय एडवाइस टू स्टूडेंट्स और जो हमारे जो न्यू लर्नर्स हैं, कि आप फोकस होके एक चीज पे फोकस करें, एक टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करें, उसमें अपनी स्किल्स को बिल्ड करें और कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करें सबसे बढ़ के। बिल्कुल व्हेन यू सही। विल polish your concepts, when you will be able in your concepts, and you will then this is something, when you will switch over to from Azure to Amazon, then your concepts will work for you। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही सर। सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट्स अपने ध्यान में बिठाने हैं, सर थैंक यू बाकी तो चीजें सेम सेम ही होती हैं। बिल्कुल सर, सर थैंक यू वेरी मच फॉर अच्छा योर जी, टाइम। अगर हम आपने बड़ी अच्छे तरीके से बस अपना, एलाबोरेट। I will wind up, I will wind up after 2 or 3 minutes, just need to do, I have 2 career opportunities left। जी The जी सर। cloud security architect, अगर आपका सिक्योरिटी की तरफ पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, सिक्योरिटी की तरफ आपने अपने कैरियर को स्टार्ट करना है, तो दिस इज द ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन फॉर यू। जी जी The सर। Azure Security Engineer Associate and AWS Certified Security Specialist, and the salary range is 80,000 to 3.5 lakhs। हम्म। And the next career path is network architect। अगर आपका नेटवर्किंग में इंटरेस्ट है, आपने नेटवर्किंग में अपने कैरियर को आगे लेके चलना है, तो दिस इज द सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर यू। माइक्रोसॉफ्ट में हमारे पास कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं है जो स्पेशली नेटवर्क के लिए हो। जो आप ये करते हैं एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर और ये एज्योर आर्किटेक्ट, इसमें आपको नेटवर्किंग भी आ जाती है। बिल्कुल सही। अमेजोन में आपके पास सेपरेट सर्टिफिकेशन है, एडवांस्ड नेटवर्क स्पेशलिस्ट। So this is something that you can also build your career in network plus security as a बिल्कुल सही। cloud network architect, and the salary range is same as a cloud security architect। सही सही सही। सर थैंक यू वेरी मच, So आपने बड़ा that's अच्छा all इसे from my side। एलाबोरेट किया, करियर अपॉर्चुनिटीज आपने बताई, और जिस तरीके से आपने आर्किटेक्ट को डिफाइन किया, तो मेरा ख्याल है कि ये एक हमारे जो न्यू लर्नर्स है या जो यूथ है, ये बड़ी, ये चीजें उनके लिए बड़ी मोटिवेटेड है, जो प्रैक्टिकल, वाकई ही प्रैक्टिकल जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं, जो डिग्रीज की बजाय जो अपने स्किल ओरिएंटेड होना चाहते हैं, खुद को स्किल ओरिएंटेड करना चाहते हैं, तो आई थिंक ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग की फील्ड है, दिस इज मोर देन इनफ फॉर देम। तो इसे आप Yeah, काइंडली yeah, you are right। कंक्लूड कीजिए काइंडली से, कि जो आपने मेरा ख्याल है करियर अपॉर्चुनिटीज बता दी है, मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद मजीद कुछ रह जाता है बताने के लिए। Yeah, yeah, it's concluded now from my side। चले सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। उम्मीद करता हूँ हमारे जो सुनने वाले होंगे या हमारे देखने वाले होंगे, उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा और उन्हें एक अपना करियर पैथ मिला होगा कि वो क्लाउड कंप्यूटिंग को किस तरीके से लेके जा सकते हैं, अपने करियर को किस तरीके से बना सकते हैं, अपनी स्किल्स को किस तरीके से रिवैम्प कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास। पाकिस्तान इज गोइंग टू बी डिजिटलाइज इन वेरी नेक्स्ट ईयर। एक विद इन लास्ट 1 ईयर हम बहुत ज्यादा डिजिटल पे चले गए हैं, तो आने वाले टाइम में हर चीज डिजिटल होने जा रही है, तो ये एक आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने आप को आने वाले टाइम के लिए तैयार करें। तो बिल्कुल उम्मीद बिल्कुल। उम्मीद करता हूँ कि इस समिट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और इंशाल्लाह ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। तो अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।